एक बाइक राइड, एक ट्रक, एक फ्लाइट, एक एम्बुलेंस, एक फैक्ट्री। पहली नज़र में इन सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक ही चीज़ है, ऑयल। और इसी ऑयल की बिल पे करने के लिए इंडिया हर दिन तकरीबन 2500 करोड़ रुपए दुनिया के कई कंट्रीज को पे करता है। दोस्तों, ये कोई हवाई नंबर नहीं है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का एनुअल क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल तकरीबन $120 बिलियन से $140 बिलियन के बीच रहता है। इसको अगर आज के एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट करें तो ये साल का 11 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ तक बढ़ 2500 करोड़ से 3000 करोड़ हर 24 घंटे में इंडिया से बाहर समुद्र पार किसी दूसरे देश जा रहे हैं। क्यों इतनी डेकेड्स की डेवलपमेंट के बाद भी इंडिया फॉरेन ऑयल का मोहताज? क्यों इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी एक ऑयल टैंकर में बंद है? आज की इस वीडियो में इस मैसिव ऑयल एडिक्शन को डिकोड करेंगे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक बने रहे। इस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने के लिए आपको एक नंबर पर ध्यान देना होगा, 88.7%। राउंड फिगर में कहें तो लगभग 89%। लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डेटा के मुताबिक इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़कर लगभग 89% हो चुकी है। मतलब अगर इंडिया को चलाने के लिए 100 बूंदे तेल चाहिए, उसमें से 89 बूंदे हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। सिर्फ 11 बूंदे ही हम इस देश में प्रोड्यूस कर पाते। दरअसल इंडिया हर दिन लगभग 5.7 मिलियन यानी 56 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर्स होते हैं। इन 56 लाख बैरल्स में से इंडिया 9.5 लाख के करीब खुद निकाल पाता है। मतलब बचे हुए 46 लाख बैरल्स हमें उस बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये सप्लाई ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों से जैसे सऊदी अरबिया, इराक और UAE से आती थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वार के बाद जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदल गए। इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट्स पर क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना शुरू किया और देखते ही देखते रशिया इंडिया का बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। ये है कि इंडिया की डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय लगातार कम हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडिया की डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ड्रॉप होकर लगभग 28 मिलियन टन्स पर आ गई। इंडिया की लेजेंडरी ऑयल फील्ड्स जैसे मुंबई हाई या आसाम का दिग्बॉय और राजस्थान का बाड़मेर बेसिन, इनमें से 2 बहुत पुराने हो चुके हैं। ये वेल्स बूढ़े हो चुके हैं और इनमें से ऑयल निकालना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कम एफिशिएंट होता जा रहा है। क्योंकि इंडिया 89% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से दुनिया के इवेंट्स के होस्टेज बन जाती है। अगर मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ता है या रेड सी में कोई शिप ब्लॉक होता है, तो उसके झटके सीधे आपके शहर के पेट्रोल पंप पर लगते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA का एक इंटरनल एनालिसिस कहता है कि अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल का सिर्फ $10 पर बैरल बढ़ता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल सीधे $12 बिलियन से $13 बिलियन बढ़ जाता है। इसे एक प्राइस जंप से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CED बिगड़ जाता है। रुपये पर प्रेशर आता है और सब्जी से लेकर हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। चलिए एक बैरल तेल की जर्नी देखते हैं और समझते हैं कि आपका पैसा आखिर किस जेब में जाता है। जब तेल ज़मीन से निकलता है तो सबसे पहले कमाते हैं OPEC यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो देश जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ के शेख्स और गवर्नमेंट्स कमाते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स मार्केट्स में बेटिंग करते हैं। फिर आता है शिपिंग लाइंस और ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर, क्योंकि समंदर के रास्ते तेल लाना हाई रिस्क का काम है। इसका प्रीमियम बहुत हैवी होता है। जब एक क्रूड ऑयल इंडिया पहुंचता है तो रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी रिफाइनरीज इसे प्रोसेस करती हैं। फिर थोड़ा कमीशन पेट्रोल पंप डीलर को मिलता है। लेकिन चलिए आम आदमी की बात करते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो उस 100 का सच क्या है? बेस क्रूड ऑयल कॉस्ट तकरीबन 45 से 48 रुपीज़ पे होता है। ये इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल खरीदने और उसको इंडिया तक शिप करने का एक्चुअल कॉस्ट होता है। रिफाइनिंग चार्जेस और मार्जिन तकरीबन 6 रुपीज़ से 8 रुपीज़ होते हैं। क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में प्रोसेस करने का खर्चा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs का मार्जिन होता है। उसके बाद डीलर कमीशन 4 से 5 रुपया।
पेट्रोल पंप के ओनर को कमीशन जो आउटलेट चलाने और स्टाफ की सैलरी वगैरह देने में जाता है। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन स्टेट वैट तकरीबन 40 से 45 रुपये, ये सबसे बड़ा चंक है। गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का परसेंटेज वैट बेस्ड मिलकर लगभग 40% से 45% तक सिर्फ टैक्स वसूली में। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या इंडिया हमेशा के लिए इस लूप में फंसा रहेगा? ऐसा नहीं है। इंडिया फाइट बैक कर रहा है। इंडिया अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है और एक एस्केप प्लान बना रहा है जिसके 3 पिलर्स हैं। पिलर 1, इथेनॉल ब्लेंडिंग। इंडिया बहुत एग्रेसिव तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर रहा है। ये सही है या गलत, इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है आजकल। इंडिया तकरीबन 20% इथेनॉल ब्लेंड कर रहा है और इससे उम्मीद लगा रहा है कि ऑयल एक्सपोर्ट और ऑयल बिल पर शायद कुछ असर पड़ेगा। दूसरा पिलर है ईवी रेवोल्यूशन। टाटा नेक्सॉन से लेकर ओला, ईथर, इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तक ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, ये नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मामला भी है। हर 1 किलोमीटर जो ईवी से चलता है वो इम्पोर्टेड क्रूड पर हमारी डिपेंडेंसी कम करता है। और तीसरा पिलर ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल्स। सोलर और विंड एनर्जी में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि हमारी हैवी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए तेल या गैस पर डिपेंड ना होना पड़े। ये एक प्लान है जो कामयाब होता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2500 करोड़ हर दिन एक डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत बड़ी कीमत है। एनर्जी को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक प्रेशियस रिसोर्स की तरह देखना होगा जिसे बचाना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब।